नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, यांत्रिकी में सामान्य बल की जो मैकेनिक्स है। उस मैकेनिक्स को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से बलों का योगदान होता है, कौन कौन से बल उसमें काम आते हैं। दोस्तों, हमने ये देख लिया था कि इस प्रकृति में मूल 4 प्रकार के बल होते हैं। कि जो बल है, मूल बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल और प्रबल नाभिकीय बल ही होते हैं। बट उन्हीं बलों से कुछ नए बल भी निकलते हैं और वो ही बल नए नए नामों से जाने जाते हैं और उन्हीं बलों को हम यांत्रिकी में, उनमें से कुछ बलों को हम यांत्रिकी में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर कुछ जो यांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले बल हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो बल है उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी देने वाला हूं और यांत्रिकी में ये किस तरीके से प्रयोग में आते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब आप इनसे रिलेटेड जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो इन बलों के बारे में संपूर्ण जानकारी उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक में ही मिलेगी। मैं यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये बल होते क्या हैं और यांत्रिकी में ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स के अंदर जो बल काम में आते हैं उसमें से सर्वप्रथम जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, दो पिंडों के मध्य लगता है और ये जो बल है वो अनंत प्रास तक काम करता है। और यहां पर ये जो बल है वो पिंडों के मध्य यदि बिना माध्यम के भी कार्य करता है, माध्यम यदि न हो तो भी ये कार्य करेगा। इसमें दोनों वस्तुओं का संपर्क में होना जरूरी नहीं है। जबकि बाकी के जो अन्य बल हमने आप लोगों के सामने रखे हैं उनमें सब में ही जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहेगी, तब जो बल काम करेंगे वो ये बल हैं। तो ये संपर्क वाले बल होते हैं और ये विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बलों से ही ये वाले बल क्रिएट होते हैं। दोस्तों, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बारे में हमने एक बार पहले भी बताया था, आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तथा वह जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट यहां पर यांत्रिकी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस तरीके से प्रयोग में लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में ये कोई पिंड है, ये कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, तो पिंड या जो वस्तु का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान आपके पास में है स्मॉल m। तो इस स्मॉल m द्रव्यमान वाले पिंड के ऊपर जो गुरुत्वीय बल है वो काम करता है सदैव नीचे की ओर। देखिए, गुरुत्वीय बल है वो सदैव पृथ्वी की ओर काम करेगा। इसको हम F बराबर m इंटू जी से पुट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्लियर कर लीजिए, जो गुरुत्वीय बल है उसी से ही जो फॉर्मूला है वो F बराबर mg निकलता है। गुरुत्वीय बल को हम F बराबर mg से लिखेंगे, जहां m पिंड का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय जो त्वरण होता है दोस्तों उसकी वैल्यू फिक्स है। पृथ्वी के लिए इसका मान फिक्स है और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, तो यहां पर इस गुरुत्वीय बल को हम भार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसको W से भी लिखा जाएगा, भार से, वेट से इसको कहा जाता है। g गुरुत्वीय त्वरण होता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से ही ये फॉर्मूला बाहर निकलता है। हमने दोस्तों एक बल का फॉर्मूला देखा था, F बराबर m इंटू a। तो यहां पर जो a है, एक्सेलरेशन है, वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तब ये जो बल है वो गुरुत्वीय बल हो जाएगा। तो यांत्रिकी में जो किसी पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल की बात करेंगे तो F बराबर mg होगा, जो कि उसकी दिशा भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। तो यहां पर ये था गुरुत्वाकर्षण बल और यांत्रिकी में ये किस तरीके से काम करता है, सदैव पिंड से ठीक नीचे की ओर काम करेगा, mg के बराबर उसको पुट करेंगे।
तो ये दिमाग में फिट बिठा लीजिए। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन या जो फ्री बॉडी डायग्राम का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारे को इसी तरीके से यूज में लेना है। ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ही मैंने इन सब बलों को यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो सबसे पहला जो बल था गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल को हम F बराबर mg से पुट करते हैं। F बराबर mg से पुट करेंगे, जो जहां m पिंड का द्रव्यमान, g उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। देखिए दोस्तों, दूसरा पार्ट है वो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। देखिए इसको हम सिर्फ प्रतिक्रिया बल भी कह देते हैं, अभिलंब बल भी कह देते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये है क्रिया के पश्चात होने वाली प्रतिक्रिया, और ये किसी भी, देखिए दोस्तों इसकी भी डेफिनेशन आप समझ लेंगे। ये जैसे कोई भी वस्तु है किसी पृष्ठ के ऊपर पड़ी है, स्थिर अवस्था में है, तो उस वस्तु के ऊपर पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में एक बल लगता है, इसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया के पश्चात लगने वाला बल होता है जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। दोस्तों जो प्रतिक्रिया बल का मान होता है, एक बार ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि प्रतिक्रिया बल लगता है किसी समतल पृष्ठ के द्वारा वस्तु पर, और उस बल का मान गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। उस बल का मान किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय बल। तो यहां पर देखिए मैं कुछ दो कंडीशन से आपको समझाऊंगा प्रतिक्रिया बल को भी, कि जो प्रतिक्रिया बल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो आपके पास में R से लिखा जाएगा। और जैसे हमारे पास में ये कोई समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर आपने कोई वस्तु रख दी स्मॉल m द्रव्यमान की, तो इस वस्तु के ऊपर mg नीचे की ओर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा, और इसके ऊपर ठीक लंबवत दिशा में ये है प्रतिक्रिया बल जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में ये जो प्रतिक्रिया बल है इसका मान होगा mg के बराबर। यह आप लोगों को दिमाग में रखना है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो वस्तु है वो इस समतल पृष्ठ के ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर क्रिया कर रही है जो कि mg के बराबर कर रही है। तो ये जो समतल पृष्ठ है वो भी इस पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया फलस्वरूप एक बल लगाता है ऊपर की ओर, जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, R से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर ये वस्तु गति नहीं कर रही, इट मीन्स R और mg है वो दोनों बराबर होंगे। इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान mg के इक्वल होगा। दोस्तों कई बार स्थिति ऐसी भी आती है कि जैसे समतल पृष्ठ इस तरीके से हो, नत समतल हो। यदि नत समतल है, ये एंगल थीटा है, और यहां पर आपने किसी पिंड स्मॉल m द्रव्यमान वाला रख दिया है, तो यहां से इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा दोस्तों नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया बल सदैव जो पृष्ठ होता है उसके ठीक लंबवत काम करेगा। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए दोस्तों। तो यहां से जो प्रतिक्रिया बल है उसकी वैल्यू किसके तुल्य होगी? इस m को हम दोस्तों घटकों में वियोजित कर देंगे, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी यहां पर हो जाएगा आपके पास में थीटा। देखिए दोस्तों कैसे होने वाला, इसको मैं यदि आगे बढ़ाता हूं तो यहां से ये वाला एंगल, पूरा जो एंगल है वो तो है 90 डिग्री, यहां तक के एंगल की बात कर रहा हूं मैं। और यदि इसको आप आगे बढ़ाएं तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो दोस्तों इस mg का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा mg cos थीटा। तो इस स्थिति में यदि नत समतल के ऊपर ये हमारे पास में कोई पिंड रखा हुआ है स्मॉल m द्रव्यमान वाला, तो इस पर गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर काम करेगा, प्रतिक्रिया बल इसके ठीक जो पृष्ठ है उसके लंबवत काम करेगा। और यहां पर जो प्रतिक्रिया बल है वो देखिए दोस्तों, यदि पिंड गति नहीं कर रहा या इस दिशा में कोई अन्य बल काम नहीं कर रहा, तो इस दिशा में लगने वाला जो गुरुत्वीय बल का घटक और इस दिशा में लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है वो दोनों बराबर होंगे। इस स्थिति में ये प्रतिक्रिया बल mg cos थीटा के इक्वल काम करेगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक इस mg का घटक इस दिशा में भी होगा, और इस दिशा वाला जो घटक होगा वो होगा mg sin थीटा, जो कि इस पिंड को इधर की ओर गति करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि यहां पर घर्षण बल काम नहीं करता तो ये तो पिंड है वो इस बल के अधीन इधर इस नत समतल पर फिसलेगा, नत समतल पर गति करेगा। यदि इस स्थिति में अन्य कोई गुरुत्वीय बल के अलावा अन्य कोई बल काम नहीं कर रहा है,
तो जो प्रतिक्रिया बल है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिक्रिया बल है वो है mg cos थीटा। अगले बल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो बल है वो है घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में समझ लीजिए। जो घर्षण बल है दोस्तों वो दो पृष्ठों के मध्य काम करता है, गतिशील पृष्ठों के मध्य काम करेगा। यहां पर दो पृष्ठ होंगे और दोनों पृष्ठ जब एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, एक दूसरे पर जब फिसलते हैं, तो उनकी गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगा दोस्तों, उनके बाद में आने वाले वीडियो में हम घर्षण बल के बारे में डिटेल से अच्छे से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बट यहां पर भी इसके बारे में मोटी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए इसको भी थोड़ा सा, कि घर्षण बल क्या है। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर कोई दूसरा पृष्ठ यदि फिसल रहा है, ये कोई वस्तु है दोस्तों, और इस वस्तु को यदि इसके ऊपर आप धकेल रहे हैं, तो यदि हम इसके ऊपर बल इधर लगा रहे हैं, ये वस्तु यदि इधर गति कर रही है, तो इस वस्तु की विपरीत दिशा में एक घर्षण बल काम करेगा, जिसको हम स्मॉल f से लिखेंगे। देखिए घर्षण बल भी आगे जाकर हम इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है, एक स्थिर अवस्था में लगता है और एक गतिशील अवस्था में लगता है। तो जब पिंड को हम बल लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो गति नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में भी घर्षण बल काम कर रहा है दोस्तों, उसको हम स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। और जब पिंड को धक्का मारने से वो किसी पृष्ठ पर फिसल रहा है, लेकिन जितना बल लगा रहे हैं उतने बल के प्रभाव में नहीं फिसलता, एक्चुअल में उसके पृष्ठ की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में एक अन्य बल भी काम करता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। और जो घर्षण बल होता है दोस्तों वो सदैव गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। तो जो घर्षण बल है दोस्तों उसको भी किस तरीके से पुट करते हैं उसके बारे में हम आगे की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं। फिर भी मैं इसके लिए जो प्रयुक्त फॉर्मूला है वो आपके सामने रख देता हूं। म्यू एस घर्षण गुणांक होता है दोस्तों इंटू आर, ये कांस्टेंट है, और घर्षण बल को म्यू एस इंटू आर से लिखा जाएगा। ये कांस्टेंट है, अलग अलग पृष्ठों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। आर यहां पर प्रतिक्रिया बल होता है, जिसके बारे में हमने अच्छे से आपके सामने रख दिया है। तो ये था घर्षण बल। और जब दो पृष्ठ एक दूसरे पर फिसलते हैं या एक वस्तु दूसरी पृष्ठ के ऊपर गति करती है, तब उनके मध्य, दोनों पृष्ठों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। अवरोधी बल होता है, गति का विरोध करने वाला बल होता है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है? ये जब किसी द्रव में किसी पिंड को हम डुबोते हैं, तो जैसे ये हमारे पास में कोई लिक्विड है और इसके अंदर हमने ये कोई पिंड रखा है। इस पिंड को यदि हम नीचे की ओर धकेलें तो इसके अंदर ऊपर की ओर एक बल काम करता है और उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये पिंड है वो यहां पर उपस्थित जो द्रव होता है, यहां पर उपस्थित जो द्रव था उस द्रव को हटाएगा और उस हटाए गए द्रव का जो भार होगा उसके बराबर ही इस बल का मान होगा। ये देखिए दोस्तों उत्प्लावन बल है वो किसी पिंड को जब हम द्रव में डुबोते हैं तो पिंड पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल काम करता है, जो कि पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। देखिए दोस्तों इसको यदि आपको समझना है तो यहां पर हमने एक छेद कर दिया है और इससे हमने एक पात्र को यहां पर रख दिया है। इस पिंड को पहले हटा लेते हैं, यहां तक इसको हम भर देंगे, ये यहां से पूर्णतः खाली है। जब इस पिंड को यहां पर इस लिक्विड में डालेंगे, द्रव में डालेंगे, तो जो द्रव है, जितना ये जो पिंड द्रव घेरता है वो सारा का सारा पानी है या जो लिक्विड है, द्रव है, वो यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसका हम भार कर लेंगे, इसका जो भी भार होगा वही उत्प्लावन बल होगा। तो उत्प्लावन बल की जो डेफिनेशन है एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी पिंड को द्रव में डुबोते हैं
तो द्रव के द्वारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान पिंड जितना भी द्रव हटाता है उसका भार करेंगे, उसके भार के बराबर ही उत्प्लावन बल का मान होगा दोस्तों। तो यहां पर एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल की जो वैल्यू होती है, उत्प्लावन बल का दोस्तों जो मान होगा वो हमारे पास में होगा पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यहां से यदि आपने पात्र रखा, इस पात्र के अंदर जो भी लिक्विड आया वो सारा का सारा जो लिक्विड है उसका भार ही उत्प्लावन बल के बराबर होता है। एक बार उत्प्लावन बल को फिर से देख लेंगे दोस्तों। उत्प्लावन बल क्या है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार होगा वही भार ही उत्प्लावन बल कहलाता है दोस्तों। तो उत्प्लावन बल है जब किसी पिंड को द्रव में डुबोएंगे तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार ही उत्प्लावन बल होता है। लिक्विड के द्वारा पिंड पर लगाया गया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो बल होता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अब हम अगले बल की बात करते हैं, श्यान बल, विस्कोस फोर्स कहते हैं इसको। श्यान बल क्या होता है? जब किसी तरल में कोई पिंड गति करता है तो पिंड पर गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। या तरल की जो परतें होती है उन परतों के मध्य जब गति होती है तो उनका विरोध करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। तो श्यान बल के बारे में दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। श्यान बल द्रव के द्वारा या तरल के द्वारा लगता है कि तरल की परतों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल, गति का विरोध करने वाला जो बल है वो श्यान बल होता है। करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। और उस कंडीशन में जो बल होता है दोस्तों श्यान बल वो बराबर होता है किसी, जैसे पाइप में से तरल बह रहा है तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को और जो तरल है उसके वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। यहां पर ये जो एन जैसा दिख रहा है इसको नीटा कहा जाता है। ये श्यानता गुणांक होता है। श्यानता गुणांक देखिए दोस्तों, जब तरल जैसे हमारे पास में पानी है या शहद होता है, तेल होता है, जब वो बहता है तो बहने के गुण का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को ही हम श्यान बल कहते हैं। और जो श्यान बल की वैल्यू होती है वो होती है F बराबर नीटा ए dV बाई dx। नीटा यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको श्यानता गुणांक कहा जाता है। ए जिस तरल का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और V उसकी वेग प्रवणता है, मतलब दूरी के साथ में वेग किस तरीके से बदलता है वो है dV बाई dx। और यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आता है दोस्तों। जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि गति का विरोध करने वाला बल होता है। लेकिन हमारी यांत्रिकी में जो श्यान बल होता है वो किस तरीके से काम करेगा वो आप समझ लीजिए कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम किसी पिंड को तरल में गति करवाएंगे और जब पिंड तरल में गति करता है तो उस तरल के द्वारा गति का विरोध करने वाला भी एक बल होता है जिसको हम श्यान बल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई तरल है, इस तरीके से मैं पात्र बना रहा हूं, ये कोई तरल है और इसमें यहां पर ये कोई पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है तो इसके पृष्ठ के ऊपर की ओर एक बल काम करेगा जिसको हम श्यान बल कहते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि पिंड गोले के रूप में है तो उस पर लगने वाला जो श्यान बल है वो इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। श्यान बल की वैल्यू होती है 6 पाई r नीटा VT। 6 पाई कांस्टेंट है, r यहां पर पिंड या जो गोला है उसकी त्रिज्या है,
ये हमारे यांत्रिकी में काम में आने वाला फॉर्मूला है दोस्तों। नीटा यहाँ पर जो तरल है उसका श्यानता गुणांक होता है। अलग अलग तरलों के लिए श्यानता गुणांक की वैल्यू अलग अलग होती है। और जो पिंड है जब वो तरल में गति करता है, जैसे ये सारा का सारा तरल है और इस तरल में जब ये पिंड गति करता है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है और एक अधिकतम वेग पर जाकर फिक्स हो जाता है। उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है ये दोस्तों। तो ये है वीटी, श्यान बल। इस तरीके से हमारे यांत्रिकी में प्रयोग में आता है दोस्तों। उसके बाद में हम आगे वाले बल की ओर बढ़ते हैं, वायु का प्रतिरोधी बल। वायु का प्रतिरोधी बल भी श्यान बल की भांति है। और जब कोई पिंड वायु के अंदर गति कर रहा है, वायु में गतिशील होता है, तो गति की विपरीत दिशा में भी वायु के द्वारा एक बल लगता है जिसको हम वायु का प्रतिरोधी बल कहते हैं। और वायु का प्रतिरोधी बल बहुत कम होता है, इसलिए हम यांत्रिकी के अंतर्गत मोस्टली इस बल को नगण्य मानकर ही चलते हैं। और यदि कहीं पर इसको प्रयोग में लेना होता है तो दोस्तों इसको सदैव पिंड की गति की विपरीत दिशा में प्रयोग में लेना है। तो जो वायु का प्रतिरोधी बल होता है वो पिंड की गति का विरोध करता है, वेग की विपरीत दिशा में काम करता है दोस्तों। उसके बाद में जो हमारे पास में बल है वो है प्रत्यानयन बल। जो प्रत्यानयन बल है वो प्रत्यास्थ वस्तुओं में लगता है दोस्तों। प्रत्यानयन बल प्रत्यास्थ वस्तुओं में काम करेगा। और प्रत्यास्थ वस्तुओं में किस तरीके से काम करता है कि जब वस्तु की अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन होता है, बाह्य बल यदि उस वस्तु के ऊपर लगाएं तो उसकी आकार आकृति में परिवर्तन होता है, तो एक आंतरिक बल, वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल काम करता है जो उसको पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं प्रत्यानयन बल को जैसे इस तरीके से समझाऊं आप लोगों को कि ये हमारे पास में कोई स्प्रिंग है जो कि दृढ़ आधार से बंधी हुई है और इस स्प्रिंग से ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड बंधा है। इसको हमने इधर बाह्य बल लगाया, इस स्प्रिंग के ऊपर हमने इस ओर बाह्य बल लगाया, तो इस स्प्रिंग के अंदर की ओर एक बल लगता है जो इसको अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो जब इसको हमने विस्तारित किया, इसको हमने बाह्य बल लगाकर खींचा, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करने वाला जो आंतरिक बल होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल दोस्तों। तो प्रत्यानयन बल किसी वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करने वाला बल होता है। जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु को अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो जो एक साइंटिस्ट थे हुक, और हुक ने प्रत्यानयन बल के लिए एक सूत्र भी हमारे सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि जब किसी पिंड को हम विस्थापित करते हैं तो प्रत्यानयन बल का मान उस विस्थापन के समानुपाती होता है। तो जो प्रत्यानयन बल है दोस्तों प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर लगेगा और प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। और यहां से एक फॉर्मूला निकलता है F बराबर माइनस में kx। ये जो k है वो प्रत्यानयन बल नियतांक होता है, कि यहां पर प्रत्यानयन बल नियतांक होता है। यदि ये स्प्रिंग के अंदर प्रत्यानयन बल लगता है तो इसको हम स्प्रिंग नियतांक कह देंगे। तो दोस्तों ये अलग अलग स्थान पर k की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो हुक के नियम के अनुसार जो प्रत्यानयन बल होता है वो वस्तु को दिए गए विस्थापन के समानुपाती होता है। ये वाला सूत्र बहुत बार काम में आता है दोस्तों। तो ये था प्रत्यानयन बल। और जब हम प्रत्यास्थता वाला इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है, टॉपिक है, पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास में है तनाव, टेंशन T। ये जो तनाव है दोस्तों वो एक तरीके का प्रत्यानयन बल ही होता है और ये किसी रस्सी या डोरी में काम करेगा। किसी रस्सी या डोरी में लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो होता है तनाव। देखिए दोस्तों जो तनाव है, जैसे हम इस तरीके से समझें इसको कि ये हमारे पास में एक रस्सी है, तो इस रस्सी से हमने इस पिंड को लटका दिया है। तो यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड हमने लटका दिया।
तो ये जो रस्सी है इसको हमने दृढ़ आधार से बांध रखा है, तो इस पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल लगेगा नीचे की ओर, और गुरुत्वीय बल लगने के कारण से ये जो रस्सी है वो एकदम टाइट हो जाती है। और इस रस्सी के अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर इस पिंड से बंधी हुई है तो इसके ऊपर इससे दूर की ओर ये तनाव बल काम करेगा। यहां से बंधी हुई है तो इससे भी ये दूर की ओर काम करता है। और पूरी रस्सी के अंदर यदि एक रस्सी है तो उस रस्सी के अंदर तनाव बल एक समान रूप से रहेगा। बट ये जो रस्सी है वो अवितन्य रस्सी होनी चाहिए, मतलब इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। द्रव्यमानहीन और अवितन्य रस्सी है तो उसमें तनाव एक समान रूप से काम करेगा दोस्तों। और जो तनाव होता है वो एक्चुअल में है रस्सी के अंदर लगने वाला प्रत्यानयन बल, हालांकि इस प्रत्यानयन बल का मान बहुत ही कम होता है। और अवितन्य डोरी आपने ली है तो उस डोरी के अंदर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है वो बहुत कम तनाव के रूप में काम करता है। और उस स्थिति में जो रस्सी है वो एकदम टाइट हो जाती है। और देखिए दोस्तों, जब रस्सी एकदम ढीले रूप में होती है तो उस स्थिति में तनाव काम नहीं करेगा, टाइट है तो उस रस्सी के अंदर तनाव काम करेगा। और रस्सी देखिए दोस्तों किस तरीके से हो सकती है, जैसे ये हमारे पास में कोई घिरनी है और इस घिरनी से हमने एक रस्सी को इस तरीके से लटका रखा है। यहां पर हमने एक द्रव्यमान बांध रखा है, यहां पर एक द्रव्यमान बांध रखा है। तो ये यहां से लेकर यहां तक दोस्तों इसको समझ लेंगे, एक ही रस्सी है तो इसमें इस पिंड से ऊपर की ओर तनाव काम करेगा, इसमें भी ऊपर की ओर तनाव काम करेगा। इसमें इधर नीचे की ओर mg गुरुत्वीय बल, इधर भी इसमें mg नीचे की ओर काम करेगा, m1g, इसमें m2 है तो ये m2g नीचे की ओर काम करेगा। तो ये जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है ये है तनाव बल। एक ही रस्सी है तो पूरी रस्सी में तनाव सेम रहेगा, इधर भी T इधर भी T। यदि इस तरीके से घिरनियां लगी हुई है दोस्तों, कैसे वो भी आप समझ लेंगे कि यदि एक घिरनी इस तरीके से है, एक घिरनी इस तरीके से है, ये दोस्तों मैंने यहां पर एक पिंड को लटका दिया m1 द्रव्यमान का नीचे की ओर, m2 द्रव्यमान का भी नीचे की ओर, यहां पर एक घिरनी लगी हुई है, यहां पर भी एक घिरनी लगी हुई है, यहां पर भी एक घिरनी लगी हुई है। ये घिरनियां है वो फिक्स है, ये अपने स्थान पर फिक्स है, ये अपने में से। तो यहां से लेकर देखिए दोस्तों, ये एक रस्सी है, ये एक ही रस्सी है। इस तरीके से संपूर्ण जो सिस्टम हमने आपको दिखाया इसमें एक ही रस्सी काम कर रही है। इसमें तनाव ऊपर की ओर, इसमें भी तनाव ऊपर की ओर, पिंड से दूर की ओर तनाव काम करेगा। पूरी रस्सी में एक ही प्रकार का तनाव काम करता है दोस्तों। मैं एक स्थिति आप लोगों के सामने और रखता हूं, ये जैसे हमारे पास में कोई टेबल है, मेज है, और यहां से हमने एक घिरनी इस तरीके से लगा रखी है, एक घिरनी हमने इस तरीके से लगा रखी है। ये हमने एक पिंड रख दिया है इस पर, ये हमारे पास में कोई पिंड है, एक रस्सी हमने इस तरीके से लटका कर इधर द्रव्यमान लटका दिया m1 द्रव्यमान का, एक रस्सी अन्य इससे हमने एक अन्य द्रव्यमान लटका दिया m2। अब देखिए दोस्तों, इस m2 के ऊपर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, इधर की ओर नीचे की ओर काम करेगा m1g, और इस रस्सी के ऊपर काम करेगा T1। यहां से यहां तक की जो रस्सी है उस पर सेम बल काम करने वाला है, इस पर T1, इस पिंड से भी दूर की ओर T1 काम करेगा। ये दूसरी रस्सी आ गई तो इसमें जो उत्पन्न तनाव है वो दूसरा होगा, इधर T2, इधर भी ये T2 काम करेगा। तो दोस्तों जब रस्सी एक ही होती है तो उसमें तनाव एक समान रहेगा, पूरी रस्सी में एक समान तनाव रहेगा। यदि रस्सियों की संख्या जितनी अलग होगी तो तनाव भी उतने ही होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर जो यांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले जो सामान्य बल होते हैं इनके बारे में मोटी मोटी जो जानकारी है वो आपके सामने मैंने रखी है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी, इनसे रिलेटेड जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी में ही ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। हालांकि जो हमारे मैकेनिक्स में काम में आएगी इनके बारे में जानकारी, मोस्टली मैकेनिक्स के अंदर गुरुत्वीय बल चलेगा, प्रतिक्रिया बल चलेगा, घर्षण बल भी चलेगा,
और जो बल होते हैं वो बहुत ही कम काम में आते हैं। उत्प्लावन बल भी कई क्वेश्चनों में काम में आता है, श्वान बल भी कई क्वेश्चनों में काम में आता है दोस्तों। तनाव बल भी बहुत चलने वाला है, तो तनाव, इसके साथ में घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और गुरुत्वीय बल, ये 4 बल तो बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को मोटी मोटी इनके बारे में जानकारी समझ में आई होगी, और ये फ्री बॉडी डायग्राम या इनसे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हमारे को समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।